नमस्कार सभी को। आज हम बिजनेस स्टडीज़ की दूसरी यूनिट करेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के सिद्धांत। तो पीछे हमने मैनेजमेंट के नेचर, उसके फीचर्स, उसके इम्पोर्टेंस, उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो आज हम शुरू करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, आप इस लेसन को पढ़ने के बाद ये समझने योग्य हो जाएंगे कि एक प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि सिद्धांत क्या है, प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं, उनकी प्रकृति क्या है, उनका महत्व क्या है, और उनके फेवल के द्वारा जो 14 सिद्धांत दिए गए हैं, 14 जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, उनका हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो लीजिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत जानने से पहले हम ये देखते हैं कि पहले सिद्धांत क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल स्टेटमेंट और ट्रूथ प्रोवाइडिंग ए गाइड टू ए थॉट और एक्शन। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है, यानी कि एक जो सिद्धांत होता है, ये क्या करता है, एक विचार या कथन, ये मतलब कथन या सत्य होता है जो किसी भी विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है। यानी कि ये हमें ये बताता है कि हमें काम कैसे करना है। इसके बाद मैनेजरियल प्रिंसिपल देखिए क्या होता है, प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत सामान्य वैधता के आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंध की क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की अक्षमता रखते हैं। यानी कि कारण और परिणाम में ये संबंध स्थापित करते हैं। मैनेजरियल प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रूथ्स ऑफ जनरल वैलिडिटी विच हैव वैल्यू इन परफॉर्मिंग द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्शन। कुंटिच और डोनेल की परिभाषा है, यानी कि ये कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि ये बता सकते हैं कि किसी एक विशेष परिस्थिति में इस प्रकार से काम किया जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे। समझ में आ गया ये प्रबंध के सिद्धांत क्या है। यानी कि प्रबंध के सिद्धांत ऐसे सिद्धांत होते हैं जो मैनेजमेंट करने वालों को एक सामान्य मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इसके बाद हम करते हैं इसकी नेचर। सबसे पहली जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। देखिए, सार्वभौमिकता का मतलब होता है सभी व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक संस्थानों में समान रूप से लागू होना। व्यावसायिक संस्थानों में हमारे ये जो जितने भी उद्योग हैं, जितनी दुकानें हैं, ये आ जाती हैं, और जो हमारे गैर व्यावसायिक हैं इनके अंदर जैसे स्कूल है, हमारा विद्यालय है, ये आ जाती है। हमारी मंदिर हुआ, गुरुद्वारा हुआ, ये हमारी गैर व्यावसायिक संस्थाएँ आ जाती हैं। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें ये योग्यता है कि मतलब ये इन व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्थानों में मतलब संस्थानों में समान रूप से लागू होते हैं। तो इसीलिए इसको मतलब क्या कहा गया है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो सार्वभौमिक हैं, यानी कि एक समान रिजल्ट वो देंगे। दूसरा है एज ए जनरल गाइडलाइंस, सामान्य मार्ग निर्देशन के रूप में। जैसे कि हमें पता है साइंस के जो रूल होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं, वो बड़े ही हार्ड होते हैं, और जिस रूप में उनको बोल दिया उसी रूप में उनको लागू करना होता है, तभी वो सत्य सिद्ध होते हैं। लेकिन जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं ये क्योंकि मानव से संबंधित होते हैं, इसलिए इनको कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता है। ये एक सामान्य मार्ग निर्देशन के रूप में होते हैं। यदि कोई प्रबंधक चाहे तो इनका प्रयोग कर सकता है, अन्यथा उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है, उनके लिए कोई मतलब बाध्यता नहीं है। इसके बाद तीसरा हमारा आता है गतिशील प्रकृति, डायनामिक नेचर। गतिशील का मतलब है कि आज प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो अंतिम सत्य के रूप में नहीं है, फाइनल ट्रूथ के रूप में नहीं है, क्योंकि ये प्रबंध के सिद्धांत जितने भी बने हैं वो प्रबंधकों के सामने समस्याएं आई, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, उनका एनालिसिस किया गया, तब जाके कोई सिद्धांत बना है। लेकिन आज भी जैसे जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल चेंजेज आ रहे हैं, वैसे वैसे बिजनेस को बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है, और उनके साथ वैसे वैसे ही जो इन सिद्धांत हैं उनमें परिवर्तन करना पड़ रहा है। तो इसलिए इनको
सिद्धांत जो प्रबंध के सिद्धांत हैं इनको गतिशील कहा गया है, यानी कि स्थायी प्रकृति के नहीं है। इसके बाद है ये एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करना। देखिए प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं ये कारण और परिणामों में संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि ये यह बताते हैं कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में काम को एक विशेष प्रकार से करने से क्या परिणाम होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है, जो मेन काम होता है उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और उस काम को एक स्पेशलिस्ट व्यक्ति को दे दिया जाता है। जब वो आदमी उस काम को करता है तो उस काम का एक्सपर्ट बनता है, तो यानी कि और मतलब इससे लागत कम आती है। तो यानी कि यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ वर्क है उसका प्रयोग करने से कार्यकुशलता बढ़ेगी और लागत कम आएगी। तो यानी कि कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप स्थापित करता है। नंबर 5 है रिलेटेड विद ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि मानवीय व्यवहार से संबंधित होता है। देखिए जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये ह्यूमन बिहेवियर से प्रभावित होते हैं, क्योंकि सभी व्यक्तियों की प्रवृत्ति एक जैसी नहीं होती है, सभी टाइम एक जैसा उसका मूड नहीं होता है। जैसे हम यहीं से ले लें कि कार्य विभाजन से ले लें, इसका कार्य विभाजन का एक विपरीत परिणाम भी हो सकता है कि क्योंकि जैसे जैसे आदमी एक काम को बार बार करेगा तो वो उस काम से ऊब जाएगा और फलस्वरूप उसकी जो एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए उसकी एफिशिएंसी घट भी सकती है। तो इस प्रकार से हम ये बोल रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से स्थायी भी मतलब नहीं कहे जा सकते, अंतिम सत्य के रूप में ये नहीं है, मानवीय व्यवहार से ये प्रभावित होते रहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, अब हम करेंगे नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता या महत्व। सबसे पहला पॉइंट हमारा टू इंक्रीज द मैनेजरियल एफिशिएंसी, यानी कि प्रबंधकीय कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए जो प्रबंध के सिद्धांत हैं ये प्रबंधकों का, जो अब नए प्रबंधक आ रहे हैं या जो भी प्रबंध कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनको एक सामान्य मार्गनिर्देशन का कार्य करते हैं। क्योंकि अगर मान लो क्योंकि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उनका जो उदय हुआ है, उनका जो प्रोडक्शन हुआ है वो बहुत सारी समस्याओं को देख करके किया गया है। अब अगर मान लो कोई प्रबंधक अगर मान लो इसके पास प्रबंध के सिद्धांत ना हो तो पहले वो काम को यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड से करके देखेगा, उसको पहले काम को करेगा, उसको यानी कि जो गलतियां पहले वाले प्रबंधक कर चुके हैं उन गलतियों को हटाने के लिए, कि वो गलतियां दोबारा ना हो, उनको हटाने के लिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये प्रबंधकों की कार्यकुशलता को, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। नंबर 2 है टू कोऑर्डिनेट मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में समन्वय। किसी भी बिजनेस के अंदर फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज में आ जाते हैं जैसे मटेरियल, मनी, मशीन, ये आ जाते हैं, और मानवीय में मैन आता है, ठीक है ना। तो एक किसी भी बिजनेस का ये मेन एम होता है कि उसके सभी संसाधनों में कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ करके उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सकता है, कि मतलब उचित स्थान पर उचित व्यक्ति को लगाया जाए, जो काम है और जो मतलब जो चीज़ें हमने रखनी है वो यानी कि मशीन के ऊपर सही आदमी को लगा देना चाहिए। इससे मतलब दोनों में समन्वय हम स्थापित करके, कोऑर्डिनेशन स्थापित करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है टू ट्रेन मैनेजर्स, प्रबंधकों के प्रशिक्षण के लिए। जो प्रबंधक होते हैं उनको सिखाने के लिए, कोई भी जैसे मान लो शिक्षण कार्य के लिए गया है, जो कोई ट्रेनिंग के लिए जाता है तो उनको प्रबंध के सिद्धांतों को बताया जाता है, ताकि क्योंकि इनका विकास अनेक प्रकार से एनालाइज करके अनेक प्रकार से किया गया है। यानी कि इनका विकास बहुत सारी पहले समस्याएं आई होंगी प्रबंधकों के सामने, फिर उनको देखा गया होगा क्यों आई हैं ये, फिर उनके ऊपर शोध कार्य हुआ है, फिर उनका समाधान निकाला गया। तो इस प्रकार से कि वो गलतियां जो पहले वाले प्रबंधक कर चुके थे वो ऐसी गलतियां नए प्रबंधक ना करें। तो यानी कि प्रबंधकों को ट्रेन करने के लिए, उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए भी मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इनको मैनेजर्स को सिखाए जाते हैं। इसके बाद टू इम्प्रूव रिसर्च, शोध कार्य का विकास करने के लिए, जो पहले से
क्योंकि अगर मान लो पहले से ये प्रिंसिपल्स नहीं होते तो रिसर्च किसके ऊपर करते। पहले तो प्रिंसिपल्स बनाते हैं, प्रिंसिपल पहले से हैं तो इनके ऊपर रिसर्च करके इनमें संशोधन कार्य चलता रहता है। तो इस प्रकार से इम्प्रूव रिसर्च यानी कि शोध कार्य का विकास करने में ये हमारी मदद करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा टू अटेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। किसी भी बिजनेस का जो मेन काम होता है वो अपने आसपास के वातावरण को गंदा होने से बचाना, अपने समाज के लोगों के लिए रोज़गार देना, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं कम मूल्य के ऊपर प्रदान करना, तो ये उद्देश्य होने चाहिए। तो इन सब को सोशल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। तो इन सब को पूरा करने की जो जिम्मेवारी होती है मैनेजमेंट की होती है। तो जो मैनेजर्स होते हैं अपने प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए समाज के उद्देश्यों को आसानी से पूरा कर सकता है। इस प्रकार से आपने पढ़ा कि सिद्धांत क्या हैं, प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं, उनकी प्रकृति क्या है, उनका महत्व क्या है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।